हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राशा स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। तो मेरे लाल मेरे कलेजा, आज मैं आपके लिए भैया जीवन की एक मौलिक इकाई जो चैप्टर आपका, उसका एक अलग पार्ट लाया हूं। जहां पर मैं आपको जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के एकदम से विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही साथ में इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका अंगक जितने भी हैं सब कुछ बताया जाएगा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं थी और पता चलेंगी। साथ साथ में कोशिका विभाजन क्या होता है, इसको भी हम बहुत ही ढंग से विस्तार में पढ़ेंगे। बहुत जानदार जबरदस्त क्लास से बड़ा मिस मत करना। और अपने जितने दोस्त यार हैं उनको भी वीडियो को सेशन को शेयर कर देना कि वो भी आकर के देख ले, जिससे उनका ये इतना अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन मिस ना हो जाए। तो बेटा मन लगा पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ इसमें आपको समझने जानने को मिलेगा। तमाम चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, मजा भी आएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग हम जानते हैं भैया, इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता चुका है कि भैया कोशिका क्या होता है। दुनिया भर की चीज़ें बता चुके थे। उसमें हमने बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जितना भी पूरा शरीर बना होता है वो किसी न किसी प्रकार की कोशिका से मिलकर बना। मतलब कि अगर हम बोन्स हो, नेल्स हो या जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपने शरीर में, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की कोशिका से मिलकर के ही बना हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। ये अगर हम बात करें पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधे भी जितने भी होते हैं, सभी पेड़ पौधे भी किसी न किसी एक प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। डिफरेंस हमने पिछली क्लास में बात की थी, इस क्लास में भी बात करेंगे। जैसे एक माइनर सा डिफरेंस आता है थोड़ा सा, कि जंतु कोशिका में हमारी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और तमाम प्रकार की चाहे माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ इसमें भी पाया जाता है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। कोशिका की बात कर लेते हैं। कोशिका कहते किसे हैं, तो का सभी सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने होते हैं, सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। जाहिर सी बात है, जिसमें जान होती है। हम लोग, हमें जान है, हम जीव हैं। तो अब क्या है, हम जो है किसी न किसी एक सूक्ष्म इकाई से मिलकर बने हुए हैं। एक छोटी छोटी इकाई को मिला करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की जो संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को ही सेल कहते हैं। कोशिका के आकार व आकृति के संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मतलब अगर कोशिका का जो हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देखो, बात आती है कि हम अगर इसकी खोज की बात करें कि कोशिका को पता कैसे चला कि मतलब लोगों को कि ये कोशिका है या क्या है। तो सबसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने उस 1665 में पता लगाया था। उसने कोशिका का कॉर्क की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी सहायता से ज्ञात किया। मतलब कि उन्होंने क्या है, कॉर्क को लिया। कॉर्क की बात करें, एक पहले वाइन आती है ना, उसमें जो लकड़ी का वो ढक्कन होता है उसी को कॉर्क कहते हैं। उसको पतला सा काटा और उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते आकार की संरचना दिखाई दी। और उसको इन्होंने कहा ये होता है हमारा कोशिका। लेकिन ये बात यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करती है कि जो इन्होंने कोशिका पता लगाई थी वो मृत कोशिका थी। क्या थी, कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो बेटा एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक 1674 में। कब, 1674 में। यहाँ पे 1674 में ल्यूटन हॉग, अरे एंटोनी वॉन ल्यूनहॉग ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से, मतलब कि बढ़िया अच्छे से हाईटेक वाले सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूनहॉग ने जीवित कोशिका के बारे में बताया था। और रॉबर्ट हुक ने जो हमारी कोशिका की खोज की थी, इन्होंने मृत कोशिका के बारे में बताया था। इस बात का हमें अच्छे से ध्यान देना। आप लोग बस पढ़ लेते हो हाँ कोशिका की खोज किसने की, 1665 में भैया बताते थे रॉबर्ट हुक। लेकिन ये मृत कोशिका यानी वो कोशिका जो मरी हुई थी, मृत कोशिका। और एंटोनी वॉन ल्यूनहॉग ने 1674 में अच्छे किस्म के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तालाब में जीवित कोशिका की खोज की थी। आगे देखो, तो अब हम लोग, मैंने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सी चीजें बता चुके थे। अब यहाँ पर हम लोग जो कोशिका अंगक होते हैं उसकी बात करेंगे। कोशिका अंगक मतलब कि कोशिका भाग। जैसे अगर हम बात करें सिंपल में, देखो यहाँ अगर आप बात करते हैं तो ये जो सबसे ब्लू कलर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसको हम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारी कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है। ये हमारा केंद्रक होता है, ये हमारा केंद्रक होता है।
और इसके बीच में हमारा भरा होता है कोशिका द्रव। बेटा कोशिका द्रव में दो भाग होते हैं, एक सिस्टोल होता है और एक हमारा क्या होता है भैया, ये जो कोशिका अंगक दुनिया भर के गोल्जी का है और क्या बोलते हैं राजधानी, अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका, तमाम चीजें रितिका करें, सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का सब कुछ इसी में पाया जाता है। ये आप जो देख पा रहे हो ये है। और जो सिस्टोल होता है वो सिस्टोल यहाँ पर इसमें जिसमें 90% वाटर का जो हमारे यहाँ पे जो खाली जगह यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पर जो है ये लिक्विड की अवस्था में पाई जाती है, इसे सिस्टोल कहते हैं। ये जो सिस्टोल होता है इसमें 90% वाटर होता है, फिर 7% भैया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और 1% में अन्य चीजें पाई जाती हैं। और बाकी जो इसमें आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इन्हीं को हम कोशिका अंगक कहते हैं। और आज हम लोग पहले इनके बारे में जानेंगे, साथ में जैसे कोशिका का डिवीजन होता है यानी कोशिका का विभाजन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे, और साथ साथ में ये जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर क्या होता है इसके बारे में भी बहुत विस्तार से जानेंगे। तो पहले आओ हम लोग देख लेते हैं। बेटा बस ये है कि शुरू से अंत पूरी वीडियो को मन लगा के देख लेना, काफी कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या है, सिंपल में अगर हम बात करते हैं बाय द डेफिनेशन कि जंतु को और पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका में क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है एक तरह सिंपल में जान लो कि इसके वजह से ही पेड़ पौधों में हरा रंग पाया जाता है, किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट आ गया। रितिका होती है, और जबकि कह रहा है जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, रितिका नहीं होती है, और जबकि हमारी पादप कोशिका में रितिका होती है। आ गया, कह रहा द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है, जो कह रहा है जो पादप कोशिका है वो द्रव पदार्थ का, लिक्विड पदार्थ का अवशोषण कर सकती है, जबकि हमारा जो जंतु कोशिका है ये अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं कर सकती है। बेटा दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अभी हम लोग अच्छे से और देखेंगे ये क्या है। फिर सुनो, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। आगे, इसमें रितिका पाई जाती है पादप कोशिका में और इसमें रितिका नहीं पाई जाती। अभी बेटा परेशान हो, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, रितिका क्या है, तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। क्या रहा है, द्रव पदार्थ इसका अवशोषण कर सकती है पादप कोशिका, जबकि यह अधिक मात्रा में अवशोषण नहीं कर सकती जंतु कोशिका। आ गया, इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, किसमें, पादप में। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाने का या भोजन का निर्माण होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। अब जंतु कोशिका यानी हमारी कोशिका में क्या प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा, नहीं हो सकता, हो भी नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आ गया, फिर यहाँ पे कह रहा है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और मैंने बताया था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो वही कह रहा है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है और लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। क्या, लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। तो बेटा ये एक छोटा सा डिफरेंस था अगर बात करें हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका का। और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में बात और बताया है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। एक और कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि जैसे पादप कोशिका में पोषण स्वपोषी द्वारा, मतलब कि जो हमारा पादप कोशिका होता है इसमें जो पोषण होता है वह स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण इसलिए होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, होता है क्रिया कौन सी, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जहाँ है इतना तो हम जानते ही हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और जंतु कोशिका में कहता है ये परपोषी होती है क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से अन्य चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो बेटा इतना तो हमने इसके बारे में बात ही कर ली थी। अब इसके अंदर जो हमारे दुनिया भर की चीज़ें पाई जाती है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, अक्सर यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं। तो आज हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, इनका यूज क्या है, क्या काम है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आओ, तो भैया कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है आल्टमैन ने की थी, इसको विज्ञान की भाषा में सूत्रकणिका कहते हैं। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे कह रहा है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण होता है, जाहिर सी बात है हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण होता है, और यह ऑक्सीजन कोशिका के अंग
माइटोकॉन्ड्रिया में एक चैन रिएक्शन करता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इस चक्र के द्वारा हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऐसी ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान देना। फिर सुनो, कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं, और ये बात जान लेना, हम जब सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, ये हमारे हर एक कोशिका तक जाता है। हम खाना जो भी खाते हैं, जो भी पोषक तत्व होता है, ये हर एक कोशिका तक जाता है। एक एक सिंगल यहाँ पर हमारी स्किन की जो कोशिका होगी वहां तक आता है। बात ध्यान देना। तो कह रहा है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण होता है और यह ऑक्सीजन कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया में एक चैन रिएक्शन करता है। मतलब उसमें एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसे क्रेब्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिएक्शन क्या करती है भैया, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करती है, जिसमें 38 एटीपी मिल करके कितने, ये एटीपी समझ लो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक प्रकार का एक ऊर्जा का एक समूह है, एक ग्रुप है, मान लो सिंपल सा। तो कह रहा है के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है और 38 एटीपी कितने, ये बात को ध्यान देना, इतने एटीपी मिल करके कितना, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कितने, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऐसे ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है और इस प्रकार क्या है, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ में ये काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे देखो। अब बेटा एक बात, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी संरचना होती है। इसके जैसा हमारे ये अगर इस तरह का आपकी जहाँ पर भी देखते हैं बेटा, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। आगे आओ, और यहाँ पर भी देख सकते हो बेटा, ये लिखा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेटा ये अब ये मत सोचना कि कहीं पर मतलब एक कोशिका में केवल एक को माइटोकॉन्ड्रिया पाए, नहीं, ऐसा नहीं है कि बस एक मतलब कि कोशिका है तो एक माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। अब आप देख सकते हो ना, 1 2 3 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पर भी है 4 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो बेटा ऐसा सीन नहीं है कि भाई लिमिटेड मात्रा में है कि एक है तो एक ही पाया जाएगा, नहीं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या, गॉल्जी का है। ये क्या है, इसकी खोज कैमिला गॉल्जी ने की थी और इन्हीं के नाम पे कोशिका के इस अंग का नाम गॉल्जी का रखा गया। यह शरीर में परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है, जो गॉल्जी काय होता है ये परिवहन का कार्य करता है। यह भोजन और ऊर्जा को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता रहता है। अतः गॉल्जी काय कोशिका में यातायात सहायक होता है। इससे विज्ञान की भाषा में गॉल्जी बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हम गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉल्जी बॉडी। तो एक इतना से समझ लो कि जो गॉल्जी का होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि भोजन का संवहन करना। क्या करना, भोजन का संवहन करना, पूरी जगह पूरे कोशिका में ले जाकर के इसको बांटते रहना। आ गया, गॉल्जिकाएं बहुरूपी होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। केवल इसी कोशिकांग में निश्चित ध्रुवता पाई जाती है। और एक बात जानना, कोशिका बदलते ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका हुई तो उसमें तुरंत जो गॉल्जिका की जो संरचना होगी वो बदल जाएगी। क्या कह रहा है, विभिन्न विभिन्न कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार के गॉल्जिकाएं पाए जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना। खोज कौन कौन की थे, कैमिला गॉल्जी ने, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम गॉल्जिका पड़ा। और यह शरीर में भैया एक तरह से उसका कोशिका में परिवहन का काम करता है। यह भोजन और ऊर्जा के शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता रहता है, मतलब कि एक तरह से उसका संवहन करता रहता है। सिंपल सी बात। अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे करता है, जब हम सांस लेते हैं उसके द्वारा एक क्रेब्स चक्र होता है और क्रेब्स चक्र के द्वारा वो क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। और 33 एटीपी जब निर्माण हो जाता है तब वो भैया क्या, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हुआ, मान लो एक तरह से जो भी खाना वाना जो भी ऊर्जा मिली, इसको क्या करता है, इसका परिवहन का काम होता है। और इसकी जो संरचना होती है ये हर कोशिका में भिन्न भिन्न होती है। आ गया, ये है हमारी क्या है, गॉल्जिका है। ये हमारी संरचना जहां पर भी आपको दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोशिकाओं की, एक सेकंड, जी
देख पा रहे हो, ये गॉसिका, ये क्या है हमारी गॉसिका है। आगे आओ, अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स की। किसकी बात करते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज सन 1955 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यह गोलाकार 2 उप इकाइयों के बने होते हैं। झिल्ली विहीन राइबोस न्यूक्लियोप्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं। कौन? जो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये क्या कहते हैं? झिल्ली विहीन होते हैं और साथ में राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं, जो हरित लवक, केंद्रक और कोशिका द्रव में अंतःपर्दवी जालिका में पर राइबोफ्लोरॉन प्रोटीन पर द्वारा जुड़े होते हैं। या सिंपल से बात करें तो ये जो है हरित लवक, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है तरफ से, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कौन? हमारे राइबोसोम्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में। ठीक है। राइबोसोम से राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जो राइबोसोम से किसके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना कि किस चीज के बने होते हैं बेटा? राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बेटा? हरित लवक, केंद्रक और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं बेटा? झिल्ली विहीन होते हैं और भैया राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के सूक्ष्मकण होते हैं। कौन भैया? ये कौन खोज किया था इसके राइबोसोम्स की खोज? 1955 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे आओ, कह रहा है राइबोसोम्स गोलाकार, इतने भैया इसका व्यास होता है। आगे आओ, सघन सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत ही सघन होते हैं, सूक्ष्म। यह सभी प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। जो राइबोसोम से थे, कह रहा कि जितने भी प्रकार के जीव थे, सभी प्रकार के जीवों में राइबोसोम से पाया जाता है। आगे आओ, राइबोसोम से प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होते हैं। यह एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कौन सा अम्ल का? एमिनो अम्ल का निर्माण किया करते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसकी फैक्ट्री कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और भैया इसे mg की सांद्रता पर ये 2 उप इकाइयों में बढ़ जाते हैं। किसके? मैग्नीशियम की कम सांद्रता पर ये 2 उप इकाइयों में बढ़ जाते हैं। देखो बेटा, राइबोसोम्स में सिंपली आपको जो मेन याद रखने वाली बात अगर बताएं तो आपको याद रखें राइबोसोम्स क्या है भैया? राइबोसोम्स की खोज सन 1955 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह गोलाकार 2 उप इकाइयों के बने होते हैं, झिल्ली विहीन होता है और राइबोस न्यूक्लियोप्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं। किसका भैया? जो कहाँ पाए जाते हैं? हरित लवक, केंद्रक और कोशिका द्रव में। ठीक है, आगे पाए जाते हैं। राइबोसोम्स राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स गोलाकार, इनके आकार के व्यास वाले सघन सूक्ष्मकण होते हैं। ये सभी प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। राइबोसोम से प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होते हैं। बेटा मैंने कई बार इसको बता चुका कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। आगे आओ, और यह एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। बेटा इतने में आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे आओ, अगर बात कर देते हैं यहाँ पर हमारा राइबोसोम से हमारा ये सब क्या है आपके? ये आपके राइबोसोम से, ये छोटे छोटे जो है ना दिखाई दे रहा है ना गोले, ये क्या है आपके? राइबोसोम्स ही होते हैं। तो इसको भी आपको एकदम से याद रखना। एक बात, आपको ये इमेजेस एकदम से याद कर लेनी है बेटा। ये इमेज ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस बात का एकदम से दिमाग रख लो। अगर आप इतना कर लोगे तो और भी बेहतरीन रहेगा। आगे देखो, अब बात कर देते हैं ये अंतःप्रदवी जालिका क्या होती है। तो कह रहा अंतःप्रदवी जालिका की खोज सन 1945 में पोर्टर तथा उनके सहयोगी ने की थी। किसने खोज की थी? 1945 में पोर्टर तथा उनके सहयोगी ने की थी। अंतःप्रदवी जालिका झिल्ली युक्त, मतलब जो झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, क्योंकि विभाजन कोशिका द्रव्य में जो भी कोशिका अंग पाए जाते हैं वो एक झिल्ली से घिरे होते हैं, या 2 झिल्ली से, ये या फिर झिल्ली विहीन हुआ करते हैं। तो ये कैसे? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका अंग का कंकाल तंत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? अंतःप्रदवी जालिका को कोशिका अंग का कंकाल तंत्र कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कंकाल तंत्र की बात कर रहा तो जाहिर बात है ये कोशिका को एक ढांचा प्रदान करेगा, उसको एक इस जैसे हमारे कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है। जैसे मेरा जो फेस ऐसा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है मेरे कंकाल तंत्र का ऐसा होना। ठीक है, आगे
क्योंकि यह कोशिका को ढांचा तथा मजबूती प्रदान करता है और इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। किस पे? अंतःप्रदावी जालिका पर भी अभी हमने पढ़ा ना राइबोसोम्स, वहां पे जो ब्रैकेट में लिखा था राइबोसोम्स इस पे पाए जाते हैं, तो कह रहा है इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आगे अंतःप्रदावी जालिका का प्रमुख कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो विभिन्न प्रकार की कोशिका झिल्ली अथवा केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। किसका? मतलब ये उन सभी प्रोटीन का संश्लेषण या वसा का संश्लेषण करेगा जो किसी न किसी कोशिका झिल्ली या फिर केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है। आगे आओ। चिकनी अंतःप्रदावी जालिका पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, ये लिपिड व स्टेरॉल नामक का संश्लेषण करते हैं। बेटा एक बात जान लो, ये है हमारे क्या अंतःप्रदावी जालिका, ये भी और ये भी, ये ब्लू कलर का ये जो है और ये जो ब्लू कलर के हैं ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे अंतःप्रदावी जालिका ही है। ठीक है, लेकिन ये बात जान जी, येलो कलर वाला है ये रफ एंडोप्लाज्मिक होता है जिसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कहते हैं केंद्र झिल्ली, इसमें जो झिल्ली ये झिल्ली विहीन होते हैं, मतलब और इसमें झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली तो बाहर होती है बेटा, तो ये कोशिका झिल्ली नहीं, यहाँ पर झिल्ली युक्त होते हैं और ये झिल्ली विहीन होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ये लिपिड व स्टेरॉल का संश्लेषण करते हैं। और हाँ ठीक है, आगे लाइसोसोम्स क्या होता है या जिसे हम लयन काय कहते हैं। सन 1955 में लाइसोसोम्स की खोज डी दुबे ने की थी। किसने? डी दुबे ने की थी। इनमें उन्होंने विभिन्न हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरे होते हैं। यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लाइसोसोम क्या होता है? मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। पाने वाली एक गोल इकहरी मतलब कि सिंगल झिल्ली वाली से घिरी थैली होती है। जो हमारी लाइसोसोम होती है वो कहती है एक सिंगल थैली से ये घिरी हुई होती है। अभी हमने दोहरी झिल्ली इकहरी झिल्ली की बात करते हैं, मतलब कि क्या बात कर रहा है, कोई झिल्ली विहीन है। ये कह रहा है जो लाइसोसोम होता है ये इकहरी झिल्ली मतलब केवल एक सिंगल झिल्ली से कवर होता है, जिसमें 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो लगभग 5 pH पर कार्य करते हैं। pH ना वो अभी आप लोग पढ़ोगे तो खट्टा वट्टा का स्वाद होता है, बात करते हैं जब अम्ल क्षार लवण, तो वहाँ पे pH इसके लिए बात कर रहा है। आगे यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। मतलब ये जो लाइसोसोम्स क्या करता है कि कोशिका के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है ये उसका समापन करता है, उसको निपटाता है, उसको कैसे भी वापस भेजने का काम करता है। आगे लाइसोसोम्स में उपस्थित पाचनकारी एंजाइम्स कार्बनिक पदार्थ को तोड़ देते हैं और लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। भाई किसको? लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं सब कुछ आकर के जो भी खाना वाना था यहीं पर सब गिरता है, उसको क्या तोड़ ताड़ कर रख देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। बेटा बोर्ड मतलब आप बोर्ड कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो बता देना बेटा लाइसोसोम को, या लयन काय को हम क्या कहते हैं भैया? आत्महत्या की थैली। ये आपके लाइसोसोम्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। यहाँ पर छोटा छोटा बना हुआ बट आपको यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है। ये लाइसोसोम्स है, इन्हें हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। आ गया, अब आता हमारा तारकाय जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। यह प्रायः जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ शैवालों तथा कवकों में 2 जोड़े सेंट्रियोल्स की बनी एक संरचना होती है, इसलिए इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। क्योंकि क्या रहा कि कुछ कवक और शैवालों में 2 जोड़े सेंट्रियोल्स की बनी एक रचना होती है, इसलिए इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। अब आ गया, प्रत्येक सेंट्रियोल्स सूक्ष्म नलिकाओं से निर्मित 3 तंतुओं के 9 सूक्ष्म से समूहों का बना होता है। 2 जोड़े सेंट्रोसोम या सेंट्रोस्फियर से घिरे रहते हैं। इस संपूर्ण रचना को सेंट्रोसोम कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम 2 जोड़े सेंट्रियोल्स में विभाजित हो जाता है जो 2 विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अभी इसके बारे में बात करते हैं, परेशान हो, क्योंकि ये थोड़ा
कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर हमें इसको इमेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भूल जाने के काबिल नहीं है। पहले इसको देख लो, राजधानी देख लो, क्योंकि उसको हम लोग पहले इमेज जब पढ़ेंगे तब वहाँ बात करेंगे। ये ऋतिका भी कहते हैं और इसे राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। वॉक्यूल्स, ये इकहरी झिल्ली मतलब सिंगल झिल्ली, तो यानी टोनोप्लास्ट से घिरी तथा तरल पदार्थों से भरी रचनाएं होती। कौन सी? ऋतिका या राजधानी किससे भरी होती हैं भैया? ये तरल पदार्थों से भरी होती हैं। कौन कैसी होती है भैया? इकहरी झिल्ली होती हैं। पादप कोशिका में यह बड़े आकार में, जबकि जंतु कोशिका में यह अनेक और बहुत ही छोटे छोटे आकार में होती है। जो ऋतिका या राजधानी होती है, कह रहा है ये जो पादप कोशिका उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो ये हमारी जंतु कोशिका होती है इसमें बहुत छोटे छोटे आकार की पाई जाती है। आगे आओ। इसे कोशिका का भंडार घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भंडार घर कहा जाता है, जिसमें खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। किसमें? राजधानी या ऋतिका में। कोश कैसे होते? बोले इकहरी झिल्ली होते हैं। आगे आओ। तरल पदार्थ भरे होते हैं। दूसरी बात, पादप कोशिका में ये बड़े आकार के पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटे छोटे आकार के पाए जाते हैं। आगे आओ। इसे कोशिका का भंडार गृह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया। भंडार गृह में क्या होता है? खाना पीना रखा रहता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या है? खाना पीना है। इसमें खनिज लवण है, शर्करा है, कार्बनिक अम्ल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भरे होते हैं। इसमें स्थित राजधानी रस के कारण ही कोशिकाओं की स्फीति बनी रहती है। इसमें एक वर्णक एंथोसोनिक पाया जाता है। वर्णक मतलब कि इसको एक कलर प्रदान करने वाला, एक रंग प्रदान करने वाला होता है। बस आपको ये मेन याद रखना है कि इसको भैया भंडार गृह कहा जाता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। आगे देखो, लवक क्या होते हैं? प्लास्टिक। इसको क्या कहते हैं? सन 1865 में लवक की खोज हैकेल ने की थी। किसने की थी? हैकेल ने। लवक कोशिकाओं में स्थित होते हैं। इनकी भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली और वाली परतें पाई जाती है। इसकी बात करते हैं, इसकी रचना कर रहे हैं, बहुत सी झिल्ली वाली परतें पाई जाती हैं भीतरी संरचना में, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। कहाँ पे? स्ट्रोमा में स्थित होती है। ये गोलाकार, कैसे? गोलाकार या चपटे आकार में रंगीन अथवा रंगहीन होती है। मतलब कह रहा है तो चपटे आकार में होगा या गोलाकार में होगा, लेकिन कैसा होगा? रंगीन भी हो सकता है और रंगहीन भी हो सकता है। मतलब कलरफुल भी हो सकता है और बिना कलर का भी हो सकता है। आगे आओ। लवक केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जैसे अभी हम हर बात करते हैं हरित लवक, तो वही कह रहा है लवक केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। लवक पुष्पों तथा फलों का आकर्षक रंग होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से देखो पत्ती में पाया जाता है हरित लवक, जिसके वजह से उनका रंग होता है कैसा? हरा। अब और कलर का पाया जाएगा तो उसकी वजह से वो रंग आएगा। तो कह रहा है आकर्षक रंग देते हैं। पुष्पों का आकर्षक रंग कीटों को आकर्षित करता है, जिससे फूलों में परागण होता है। ये 3 प्रकार के अर्थात हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब होगा कि कलरफुल वाला, जिसमें कोई रंग पाया जाता है। अवर्णी लवक जिसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। और हरित लवक तो हम जानते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों में हरा रंग पाया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? लवक कहलाता है। खोज कब हुई थी? 1865 में। किसने की थी? हैकेल ने की थी। और इसी की वजह से ही बेटा उसमें पौधों में रंग पाया जाता है। अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो कोशिका को बेटा 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक। पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो कह रहे ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तथा वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कह रहा है? केंद्रक झिल्ली ने पाया जाए और साथ में जो वास्तविक केंद्रक होता है वो अनुपस्थित हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। आगे आओ। प्रोकैरियोटिक की भैया कोशिका का लक्षण क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इनका आकार लगभग 1 माइक्रोमीटर से भैया कितना होता है? 10 मीटर। आगे आओ। इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम्स छोटे तथा जीव द्रव में बिखरे पड़े होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम्स पाया जाता है। किसमें?
प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक है ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो, मतलब कि ऐसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक है पूर्ण विकसित हो एवं केंद्रिकाय झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली भी मतलब कि धीरे से धीरे होते हैं, आगे और मतलब कि इससे घिरे होते हैं। जो इसका जो ये है, जो हमारी केंद्रक है ये केंद्रीय झिल्ली से भी घिरे हो, ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब जो ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक हो, केंद्र की झिल्ली भी पाई जाए, तो ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। आगे बैक्टीरिया और हरित लवक छोटे छोटे सभी जीवधारियों को कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कह रहा है? बैक्टीरिया है, हरित शैवाल है, जो ग्रीन शैवाल होते हैं, इन सभी जीवधारियों को कोशिकाएं क्या कहलाती, कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना बेटा, एग्जाम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर पूछ लेता है। आ गया यूकैरियोटिक के लक्षण की बात करते तो कर रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में एक ही कोशिका होती है। आ गया इसमें केवल एक ही कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। आ गया इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम्स छोटे होते हैं एवं जीवद्र में बिखरे होते हैं। इसमें एक ही क्रोमोसोम्स होता है, सेम हमारा जैसे प्रोकैरियोटिक में भी था। बेटा ये इसका एग्जाम मतलब कि एक बार में ही है, पूरा इसको नोट कर लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका कुछ अंतर के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटे आकार की होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है छोटे आकार की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बड़े आकार की होती है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली दोनों पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता, जबकि इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा गृह का कार्य करता है, पावर हाउस का काम करता है, वो भी नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, किसमें? यूकैरियोटिक में। इसमें गॉल्गी काय नहीं होता है। गॉल्गी काय क्या होता है? जो उसकी संरचना प्रदान करता है, इसमें नहीं होता है। और भैया इसमें गॉल्गी काय पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम्स नहीं होता, अभी हमने इसके बारे में पिछले उसमें पढ़े थे, इसमें सेंट्रोसोम्स पाया जाता है। तो बेटा ये अभी तक था हमारा कोशिका अंगक, साथ में कोशिका के भैया प्रकार थे, सारी चीजें बता दी, कोशिका का भाग बता दिए। अब हम जो बात करेंगे वो है मेन पार्ट आपका कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन क्या है? तो कोशिका विभाजन का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जिससे जीवों में प्रजनन और वृद्धि संभव हो पाती है। मतलब कह रहा कि जाहिर सी बात है, अगर एक कोशिका से दूसरी कोशिका नहीं बनेगी तो उसमें जनन कैसे होगा, नई कोशिका का निर्माण कैसे? तो कह रहा कि कोशिका विभाजन से उस प्रक्रिया से जिसके अंदर एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। आ गया इससे जीवों में प्रजनन और वृद्धि संभव हो पाती है। इस घटना से पहले डीएनए का द्विगुणन और फिर से केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्या कर रहा है? जो डीएनए होता है उसका द्विगुणन होता है। आ गया फिर केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्योंकि भाई बात जान लेना बेटा, अगर जो हमारा जो डीएनए है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, द्विगुणन नहीं होगा, हाँ बेटा उसको डिवाइड होना है, और केंद्र का विभाजन नहीं होगा तो भाई हो नहीं सकता। तो केंद्र का भी होना है, क्योंकि केंद्र क्या करता है? पूरी कोशिका को मैनेज करता है, नियंत्रित करता है। तो कोशिका का विभाजन होगा और फिर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। आ गया कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि होती है। मतलब कि डीएनए का उसमें प्रतिकृति बनती है, उसकी एक नई मतलब कि ये तरह से कॉपी बनेगी और कोशिका में वृद्धि होगी। कह रहा है ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ संयोजित होकर के इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम पाया जाता है, और इस प्रकार जब उसका डीएनए प्रतिकृति होता है, सही रूप से केंद्र का डिवीजन होता है और कोशिका द्रव्य का डिवीजन होता है, तो जो नई कोशिका होती है वो सेम एट्रीज जैसे हमारी जनक कोशिका थी वैसी होगी। ठीक है, ये आ गया, यहां पर ध्यान दो। सिंपल में क्या था कि पहले ये एक जैसा रहा होगा, ये जो रहा होगा एक साथ रहा होगा। फिर इसमें क्या हुआ, ये हमारा भैया केंद्रक रहा होगा, पहले केंद्रक अलग हुआ, फिर उसके बाद उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य अलग हुआ, और फिर बाद में जाकर के इन्हीं दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। कह रहा है कि कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो कह रहा है कोशिका विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कैसा? असूत्री विभाजन, जिसे प्रोकैरियोटिक जीवों में देखा जाता है। आ गया
सूत्री या समसूत्री विभाजन जो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और अर्धसूत्री विभाजन यह जननिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? जननिक कोशिकाओं में यह विभाजन हम लोग को देखने को मिलता है। आगे देखो बेटा, अब आप अब सिंपल में यहां पे देख सकते हो, ये बेटा आपका जो कोशिका थी, कोशिका में क्या हुआ, अब यहाँ पर डीएनए की मतलब वो द्विगुणन शुरू हो गया होगा, फिर धीरे धीरे अब ये क्या करेगा, केंद्रक टूटने लगेगा। फिर यहाँ पर देखो केंद्रक टूटता चला गया और टूट गया, फिर देखेंगे एक केंद्रक यहाँ यहाँ हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ से ये हमारा कोशिका झिल्ली सब कुछ अलग हो जाएगा, और एक कोशिका हमारा और ये कोशिका हमारा, ये तो इस तरह करके दो कोशिकाओं का बेटा निर्माण हो गया है। इसी को ही कोशिका विभाजन कहते हैं, और यह जनन प्रक्रिया भी कहलाती है, प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें से कोशिका अपने नए, देखो अब ये क्या थी, ये हमारी जनक कोशिका थी, जनक कोशिका से दो नए संतति कोशिका मिली। क्या? जनक कोशिका से दो नई संतति कोशिका हमें मिली, तो ये बेटा हमारी जनन क्रिया भी कहलाएगी। आगे तो अगर बात करें सूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे मिटोसिस कहते हैं, ये क्या होता है, कह रहा सभी जंतु और पादपों में, मतलब जंतु पादपों में या पौधों में जनन कोशिकाएं एवं अन्य सारी कोशिकाओं में सूत्री विभाजन से होता विभाजन होता। क्या कर रहा है, सभी जंतु और पादपों में जो जनन कोशिकाएं वह अन्य सारी कोशिकाएं सूत्री विभाजन से, मतलब इसी सूत्री विभाजन से या समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं का विभाजन होता है। इससे कोशिका विभाजन की खोज, जो ये कोशिका विभाजन की खोज है, कौन सी? सूत्री विभाजन की। किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। यह शरीर की प्रकार की, ये क्या कर रहा है, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है, मतलब कि जितने भी कायिक वेजिटेटिव, जैसे हमारी ये शरीर की जो ये कोशिकाएं हैं, यहाँ पर जो कोशिका का डिवीजन या जो नई कोशिका का निर्माण हो रहा होगा, ये किस प्रकार से हो रहा होगा, ये सूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्री कोशिका विभाजन के हिसाब से ही हो रहा होगा। हमारे शरीर में जैसे ये हमारी कायिक है, हमारी ये क्या है, हमारी कायिक, इसमें जो डिवीजन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, कायिक कोशिकाओं की और समसूत्री विभाजन हो रहा है। इसमें एक द्विगुणित मात्र कोशिका से दो समान संतति कोशिकाएं बनती है, जैसे अभी हमने पिछली इमेज में देखा था। सूत्री विभाजन की प्रक्रिया दो भागों में केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन में संपन्न होती है, जो अभी हमने ये इमेज के थ्रू देखा है। ये कैसा विभाजन है, ये समसूत्री विभाजन है। यहाँ पे क्या कर देखो कि केंद्रक का डिवीजन हुआ और एक दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, इसके बारे में बात करेंगे भी। ये क्या होता है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फार्मर व मूरे ने किया था। किसे? अर्धसूत्री विभाजन की बात की। इन्होंने बताया कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति के निर्माण में, किसे? लैंगिक प्रजनन, जिसमें हमारा क्या हो, नर हो और मादा हो, और नर और मादा के जब वो हमारा वहां पे जन्म कर रहा है, अर्धसूत्री विभाजन मिसोसिस की बात कर रहा है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फार्मर और मूरे ने किया था। उन्होंने लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित सूत्रों का एक समूह होता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। जो हमारा क्या होता है, जैसे अगर बात करें नर और मादा, नर में हमारा XY और इसमें हमारा XS होता है, तो अगर मादा में, तो वही जो उसका में जो विभाजन होता है, ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ये मेन कहाँ पर होता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो शुक्राणु और अंडाणु में, किसमें? शुक्राणु और अंडाणु में ही होता है ये विभाजन। आ गया। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कम होकर के आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहा जाता है, या रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? न्यूनकारी कोशिका विभाजन और रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। कहाँ पर भैया, किस में होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। और किस में भैया? लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतति के निर्माण होता है उसकी बात कर रहा है बेटा। ये समसूत्री है, ये क्या है, हमारी समसूत्री है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पे ये द्विगुणन हुआ, ये हमारे भैया थे डीएनए में, फिर इसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाला अलग अपना सिस्टम ले लेगा, देखो यहाँ से अलग होगा, ये अलग, ये सब यहाँ टूट जाएंगे, ये अपना अलग ले लेगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पर पहुँच गया, ये अलग पहुँच गया, और इस प्रकार करके हमारे कोशिका का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये मिसोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये जनन कोशिका में मुख्यतः होता है, और ये पूरी प्रक्रिया हमारी किससे हो रही है? सेल डिवीजन। आ गया।
तो बेटा अभी आज की क्लास में हमने टोटल कोश का विभाजन, साथ में जितनी भी हमारे क्या है कोश का अंग पाए जाते हैं, तमाम चीज़ों को आज हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। बेटा इसी प्रकार की जो भी चीज़ें अभी इसकी बची हुई हैं वो हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, वहाँ पर उसके बारे में समझेंगे। तो अपने इस वीडियो को जितने भी दोस्त यार उनको भी भेज देना। तमाम चीज़ें थी, हर एक चीज़ की कोशिका अंग की खोज कब हुई, कौन क्या क्या चीज़ें पाई जाती, तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे बात किए। बेटा इसी प्रकार मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।